नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आज की क्लास है भारतीय संविधान की पार्ट 7। इससे पहले भारतीय संविधान की 6 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। जो संसद की कार्य संचालन और जो विधायी यानी कानून बनाने की प्रक्रिया है उससे संबंधित कितने प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 87 का फर्स्ट, ये इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट को लोकसभा में अभिभाषण यानी कि प्रेसिडेंट को लोकसभा में भाषण देने का इसमें जो है शक्ति दी गई है। तो क्या होता है कि प्रत्येक, ये कथन कारण में पूछा जाता है कि प्रत्येक आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव जो होते हैं उनके पश्चात जो पहला सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र जो होता है प्रारंभ का, उसमें सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में अपना भाषण देते हैं। ठीक है, और ये एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण दिया जाता है। तो दोनों सदनों में ये अभिभाषण दिया जाता है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा 87। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 101 संसद के लिए है और 190 यानी 190 का 4 राज्य विधानमंडल के लिए है, दोनों के लिए है। और ये दोनों में प्रावधान क्या है कि अगर सदस्य, चाहे वो संसद का सदस्य हो इस आर्टिकल के तहत 101 के तहत 101 के तहत संसद का सदस्य हो, या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य हो 190 के तहत। ओके, तो ये सदस्य क्या है, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी या समाप्त समझी जाएगी अगर वह 60 दिनों तक या 60 दिन की अवधि तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं। और ये अनुपस्थिति कैसी होनी चाहिए, बिना अनुमति के, यानी कि बिना अनुमति के अगर आप अनुपस्थित रहते हैं। वैसे अगर बताकर आप अनुमति लेकर अनुपस्थित होते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित होते हैं तो 101 के तहत संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी और विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी 190 के तहत। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 105 105। ये विशेषाधिकार से संबंधित है। तो संसद के सदस्यों की संसद के सदनों की, सदन के भी अपने विशेषाधिकार होते हैं। सदस्यों की विशेषाधिकार, समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार या छूट के बारे में इसमें कहा गया है। तो ये याद रखिएगा 105 आर्टिकल विशेषाधिकार से संबंधित है। विशेषाधिकार दो तरीके के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होते हैं और एक सामूहिक होते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 122 है 122 में क्या कहा गया है कि कोर्ट यानी न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान है। यानी कि संसद में जो भी कार्रवाई होती है उसकी जांच कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 122 में है आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 245 संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की विधि बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। यानी संसद के पास ये अधिकार है कि वो पूरे भारत के पूरे संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, संपूर्ण भारत के लिए या उसके पर्टिकुलर किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये आर्टिकल नंबर 245 में कहा गया है। ठीक है, यह विधि जो है यानी कि ये जो कानून बनेगा तो भारत से बाहर निवास करने वाले जो भारतीय नागरिक हैं और उनकी संपत्ति, उन पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय नागरिक बाहर रह रहा है तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, उस पर भी लागू होगा, उनकी संपत्ति पर भी लागू होगा। ओके, अगर वो भारतीय नागरिक है। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसमें देखो कुछ प्रावधान अलग अलग हैं कि कई कंडीशनों पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, एक तो है आर्टिकल नंबर 249। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा अगर कोई संकल्प पारित करती है 2/3 बहुमत से कि ये पर्टिकुलर विषय जो है राष्ट्र हित में जरूरी है, तो अगर ऐसा संकल्प पारित कर देती है राज्यसभा तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहला तो ये हो गया। 249 काफी पूछा जाता है। इसके अलावा है 250, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है उस स्थिति में संसद के पास अधिकार होता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा है 252, 2 या 2 से अधिक राज्य जब अनुरोध करते हैं संसद को कि वो उनके राज्यों के लिए कानून बनाए,
तो संसद के पास यह अधिकार होता है जब दो या दो से अधिक राज्य इस प्रकार का निवेदन करें या अनुरोध करें संसद से कि वो उनके राज्य सूची के विषय पर उनके लिए कानून बनाए, तो संसद ऐसा करती है। एक है आर्टिकल नंबर 253 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये भी याद रखना कि 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय जो समझौते लागू करने के लिए संसद कानून बनाती है उसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो ये आर्टिकल्स हैं कुछ जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनके तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 248 अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यानी कि जो 3 सूचियों में नहीं आती हैं, जैसे राज्य सूची संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, इनमें अलग अलग डिवाइड किया गया है विषयों को। इनसे जो हटकर विषय हैं वो अवशिष्ट सूची में है, जैसे अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, ये अवशिष्ट सूची में शामिल है। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास रहती है, तो इनका प्रावधान इनसे संबंधित है, ये आर्टिकल नंबर 248। नेक्स्ट बात करते हैं शून्यकाल यानी कि 0 आवर। ये पहली बात तो याद रखना है कि भारतीय संसद व्यवस्था की देन है, ना तो ये ब्रिटेन में मिलती है ये व्यवस्था, ना ही अमेरिका में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। भारतीय संसद की ये शुरुआत है, ये 0 आवर यानी शून्यकाल जिसको कहते हैं। अब लोकसभा में और राज्यसभा में शून्यकाल की अवधि अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, 1 घंटे का होता है, 12 से 1। और राज्यसभा में क्या होता है? प्रश्नकाल के पहले शून्यकाल होता है, ठीक है। तो ये आप एक याद रख लीजिए, लोकसभा वाला याद रख लीजिए कि लोकसभा में प्रश्नकाल पहले होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है राज्यसभा में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विधेयक के बारे में कि विधेयक का वाचन यानी कि विधेयक की स्टेज कौन कौन सी होती है। 3 स्टेजों में पास होता है एक नॉर्मल विधेयक की अगर हम बात करें तो प्रथम वाचन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जब विधेयक को सदन की पटल पर रखना, ये पहला वाचन कहलाता है, ठीक है। दूसरा वाचन इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ काम द्वितीय वाचन में ही होते हैं। विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है, आम बहस होती है, खंडशः विचार किया जाता है, पार्ट बाई पार्ट उस पर विचार होता है, ठीक है। अगर हो सकता है तो पास होता है, नहीं तो कोई प्रवर समिति या संयुक्त समिति इनको सौंप दिया जाता है इसकी और जांच करने के लिए विधेयक को, ठीक है। तृतीय वाचन जो होता है इसमें विधेयक का पारित होना की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी जो बिल है उसको अमेंडमेंट बनने की प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त बैठक। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 108 नंबर आर्टिकल याद रखिएगा, 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है। अब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? आहूत करता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा ये बुलाई जाती है। अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, पहली बात। और राष्ट्रपति इसको बुलाता है, इस बैठक को, संयुक्त बैठक को, ठीक है। बिल जो है साधारण बहुमत से पारित होता है, तो ये भी याद रखिएगा। बिल यहाँ पर कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता, साधारण बहुमत चाहिए होता है। अगर और अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्षता की बात करें, तो देखो लोकसभा अध्यक्ष तो वैसे स्पीकर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। मान लीजिए वो अगर उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह उपाध्यक्ष बैठक अध्यक्षता करेंगे। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उपसभापति करेंगे, ठीक है। सभापति इसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि सभापति जो है सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ये पद दिया जाता है सभापति का, ठीक है। तो सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त बैठक को लेकर ही बात करते हैं। देखो संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये आपको याद रखना है। ओके, हाँ, 3 संयुक्त बैठकें हुई थी अभी तक, जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से अभी तक 3 ही बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली हुई थी दहेज निरोधक विधेयक 1959 में, बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1977 और आंतरिक निरोधक विधेयक 2002। इनको लेकर 3 को लेकर जो है संयुक्त बैठक अभी तक हो चुकी है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 265 कि कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी टैक्स अगर गवर्नमेंट को लगाना है तो वो कानून बनाकर ही लगा सकती है, लगा भी सकती है और उसको संग्रहित यानी कि कलेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 265 याद रखना, टैक्स लगाने से संबंधित और उसको कलेक्ट करने से संबंधित है। ये भौतिक कथन कारण में काफी बार पूछा जाता है कि किसी भी विधेयक का व्यपगत होना यानी कि लैप्स होना यानी खत्म होना किस तरीके से, किन कंडीशंस में होता है। काफी पूछा जाता है इससे प्रश्न, कथन कारण में ही पूछा जाता है। आर्टिकल इतने इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। तो पहला पॉइंट इसका कि संसद में लंबित विधेयक सत्रावसान यानी कि कोई सत्र समाप्त होता है उसके कारण ये खत्म यानी कि व्यपगत नहीं होता। ठीक है, यानी कि संसद में लंबित है यानी संसद के किसी भी सदन से पास नहीं हुआ है और सत्र खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसके कारण ये जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है और राज्यसभा में वो लंबित है, ठीक है, लोकसभा अभी पहुंचा नहीं है, तो लोकसभा के विघटन पर वो भी खत्म नहीं होगा, व्यवगत नहीं होगा। ठीक है, अब खत्म किस कंडीशन पे होगा, देखो लोकसभा में लंबित विधेयक है या फिर लोकसभा द्वारा पारित विधेयक है, या तो लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में अभी लंबित रखा गया है, राज्यसभा नहीं पहुंचा है, या फिर लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा पहुंच गया है और लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है यानी लोकसभा का राष्ट्रपति विघटन कर देते हैं, ठीक है, तो ये विभगत हो जाएगा यानी कि ये समाप्त हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा विधेयक के समाप्त होने की, लैप्स होने की। आर्टिकल नंबर 266 याद रखिएगा संचित निधि से संबंधित है और संचित निधि पर नियंत्रण जो होता है वो संसद का होता है। आर्टिकल नंबर 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है और आकस्मिक निधि पर जो नियंत्रण होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 266 का 2, ये तो फर्स्ट था 266 का फर्स्ट जो कि संचित निधि से संबंधित है। 266 का 2 ये लोक लेखा निधि जो है उससे संबंधित है, लोक लेखा निधि का प्रावधान है इसमें। अब ये याद रखिएगा कि धनराशि को निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है संसद में, तब धन निकलता है, इससे राशि निकाली जा सकती है। उसी प्रकार 266 का सेकंड है लोक लेखा निधि, इससे धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, और बाकी एक आकस्मिक निधि है वो याद रखना, उस पर प्रेसिडेंट का नियंत्रण होता है, वो है आर्टिकल नंबर 267। इनके आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। बजट की बात करते हैं तो बजट तैयार कौन करता है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बजट तैयार करता है आर्थिक कार्य विभाग, ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अब यहाँ पर राजस्व विभाग अगर लिख के आए, ठीक है, तो वो बजट तैयार नहीं करता। कंफ्यूजन होता है कि राजस्व विभाग करता है कि नहीं, वो नहीं करता, आर्थिक कार्य विभाग करता है। ओके, आर्टिकल नंबर 109 ये धन विधेयक की प्रक्रिया इसमें दे रखी है। आर्टिकल नंबर 110 यानी 110 धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। तो प्रक्रिया 109 में है, परिभाषा 110 में है। ओके, धन विधेयक को स्पीकर प्रमाणित करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित करता है स्पीकर, राष्ट्रपति नहीं। ओके, आर्टिकल नंबर 112 हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट की जगह प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अगर आपसे कथन में दिया भी होता है कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है तो इसका आंसर है नहीं। ओके, बजट की जगह कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 112। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इसमें तो कुछ अंतर याद रखिएगा कि सरकारी विधेयक वो होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं सदन में, गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो संसद सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं जो मंत्री नहीं है। कोई भी सदस्य पेश कर सकता है बट बशर्ते वो मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री पेश कर रहा है तो वो सरकारी विधेयक हो जाता है, मंत्री के अलावा कोई और पेश कर रहा है सदन का सदस्य तो वो गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ओके, लेखानुदान, तो ये याद रखिएगा, टर्म्स बहुत पूछा जाता है लेखा अनुदान के बारे में। इसमें क्या होता है कि निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने की प्रक्रिया जो होती है, धन निकाला जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, तो वो लेखानुदान के माध्यम से निकाला जाता है। लेखानुदान में सिर्फ व्यय पार्ट होता है, व्यय यानी कितना खर्च हो रहा है, इसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है, आय का इसमें कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ व्यय होता है। अब ये क्यों लाया जाता है, ऐसा होता है कि जब बजट पेश किया जाता है, ठीक है,
तो कभी कभी क्या होता है कि बजट समय से पेश नहीं होता, तो उस समय के लिए सरकार को प्रशासन चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो लेखा अनुदान के माध्यम से संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा भी है, जब विनियोग विधेयक समय से पारित ना हो, जब विनियोग विधेयक पारित होगा तभी संचित निधि से पैसे निकलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कटौती प्रस्ताव। देखो, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, जब बजट के जो प्रस्ताव रखे जाते हैं तो उसमें खर्चे में जो कमी की जाती है। अब ये 3 तरीके की होती है। एक होती है नीति निरनुमोदन प्रस्ताव या कटौती। इसमें क्या होता है कि बजट मांग को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। एक होती है मितव्ययिता कटौती या मितव्ययिता प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि निर्दिष्ट राशि को घटा दिया जाए, कोई डिसाइड की जाती है राशि कि इतना बजट में घटा दिया जाए। तीसरा होता है एक सांकेतिक प्रस्ताव या कटौती। इसमें क्या होता है कि मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए, यानी मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 3 कटौतियां हैं, या कटौती में जो कटौती प्रस्ताव होते हैं उसमें 3 है ये। नीत निरनुमोदन कटौती और मितव्ययिता कटौती हो गई या प्रस्ताव हो गया, या सांकेतिक प्रस्ताव। ठीक है, एक प्रश्न होते हैं तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ये याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना रहती है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं कि इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही सदन में किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी सदस्य पूछता है, तो वो तारांकित प्रश्न होते हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। और मौखिक रूप से आप पूछ रहे हैं तो उसमें पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी कि एक प्रश्न पूछा आप दोबारा फिर प्रश्न पूछ सकते हैं उसी से संबंधित। एक होते हैं अतारांकित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि उत्तर लिखित में दिए जाते हैं, मैंने लिखित में पूछा गया, मतलब सदन में पूछा गया और उसका लिखित में कोई मंत्री उत्तर देगा। इसमें पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों ही कथन ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 98 है, प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय होगा और ये सरकार से स्वतंत्र होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के तहत होता है ये। विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे 1925 में, ऐसे पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। संसद की समितियों के बारे में बात करते हैं। समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। 2 तरह की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को ही तदर्थ समिति भी कहते हैं। ठीक है, संविधान में संसदीय समितियों के माध्यम संसदीय समितियों के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है। संसद क्या करती है, संसदीय समितियों के माध्यम से ही अपने प्रशासनिक कार्य करती है, अपने प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है, वित्त समिति जो कि एक स्थायी समिति है, ये एक स्थायी समिति का उदाहरण है। वित्त समिति 3 तरह की होती है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन, लोकलेखा और सरकारी उपक्रम। इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पिछले बार लगातार 3 सालों से 2020 में, 21 में, 22 में इन तीनों समितियों से प्रश्न आए हैं। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको इन्हीं तीनों समितियों से आए हुए प्रश्न मिलेंगे यूपीपीसीएस में। ओके, तो ये प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समितियां कही जाती हैं। पहली बात, वित्तीय समितियां क्या है, ये स्थायी समिति का उदाहरण है। दूसरी बात, ये आपको याद रखना है, अस्थायी समिति नहीं, तदर्थ समिति नहीं है ये। वित्तीय समितियां क्या होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं। और वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और सरकारी उपक्रम। ओके, प्राक्कलन समिति, इसको आकलन समिति भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी। संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यकाल 1 वर्ष का। ठीक है, 30 सदस्य और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसी प्रकार लोकलेखा समिति जिसको पीएसी कहते हैं, 22 सदस्य हैं इसमें, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये याद रखना है। अब ये काम क्या करती है, विनियोग लेखा के और कैग यानी सीएजी के जो प्रतिवेदन यानी सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने का काम लोकलेखा समिति करती है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का कोई सदस्य बनाया जाता है। लोकलेखा समिति में अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई सदस्य होता है। ठीक है, और मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। लोकलेखा समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। ये लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देती है। अब राष्ट्रपति को, ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति को देती है तो ये गलत है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। सरकारी उपक्रम समिति 22 सदस्य, 15 और 7 इसमें भी हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का। अब इसका काम क्या है, सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदन की जांच करना, लेखाओं की जांच करना,
और कैग की रिपोर्ट की जांच भी ये भी करती है, लेकिन ये कैग की रिपोर्ट की वो जांच करती है जो सरकारी उपक्रम से संबंधित कैग की रिपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्रालय। रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। तो रेलवे के जो भी जोन है, 17 जोन है, उनके लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है संसदीय कार्य मंत्रालय, और इस जोन के सांसद इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये एक संयुक्त समिति बनी थी। अब ये कुछ संयुक्त समितियां ये जो बनी थी 4 मार्च 2011 को पीसी चाको की अध्यक्षता में। अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए जो समिति बनाई गई थी, ये तदर्थ समिति थी। तदर्थ समिति ऐसे ही कुछ मामलों के लिए बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ये राज्यसभा के अंतर्गत आती है, लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। तो संसदीय समितियों से संबंधित इतने ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय अधिनियम की। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था। ओके। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम ये 1954 का है। 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अपराधों की जांच करता है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वो महानगरों में जो है अधिकारी होता है अपराधों के जांच करने के मामले में। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है आर्टिकल कि 2005 का अधिनियम है ये। इसके अलावा लागू हुआ था 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 को। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है और ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, सती निरोध अधिनियम 1987, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। याद रखना, इसमें एक संशोधन अभी हाल ही में किया गया था 2019 में। इसमें अब क्या था कि मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये किया गया। और इनकी जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 आयु जो भी पहले होगी, ये किया गया था। पहले क्या था, 5 वर्ष था। ठीक है, 5 वर्ष या 65 आयु थी। अब जो है 3 वर्ष या 65 आयु कर दी गई है, और ये समय समय पर ये केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि ये जो है इनके कार्यकाल को निर्धारित करेगी। इसके बाद अगर बात करें मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये एक सामाजिक आंदोलन है और ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, सूचना का अधिकार से संबंधित प्रश्न इससे काफी पूछे जाता है कि 2005 में आया था, कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। इसके जो मुख्य जो सूचना अधिकारी होते हैं, सूचना आयुक्त जो होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये दोनों ही याद रखिएगा। नमिता शर्मा बना भारत संघवाद, ये भी सूचना के अधिकार एक्ट से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, बहुत पूछा जाता है। 2010 में एक्ट आया था, इसके तहत NGT का गठन किया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ओके। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, ये 1996 का है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-2021 में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। इसी के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राधिकरण, यानी जिसको हम कहते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किया जाता है। और इस अथॉरिटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो PM द्वारा अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है, ये मैथ्स कॉलम में प्रश्न पूछा गया था, कंपनी एक्ट 2013 का है। भारतीय संविदा एक्ट 1872 का है। साझेदारी अधिनियम यानी एक्ट 1932 का है। वस्तु विक्रय एक्ट 1930 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। महामारी अधिनियम 1897। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2021-22 में। नेक्स्ट और लास्ट है आज का, ये मैथ्स कॉलम में पूछा गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 का है, और भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम जो है वो 1869 का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम थे जिनसे प्रश्न समय समय पर पूछे गए हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट जरूर। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।